दोस्तों आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में बात कर रहा हूं यस बैंक लिमिटेड के बारे में, जिसके इस हफ्ते की परफॉर्मेंस को भी स्टडी करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ इस स्टॉक के ऊपर एक ओवरव्यू की चर्चा भी करना चाहूंगा। जो डिक्लाइन इस स्टॉक के अंदर हमको पिछले एक सवा साल के अंदर देखने को मिला है, उसकी चर्चा भी आपके साथ में यहाँ पे करने का प्रयास करूंगा। आने वाले भविष्य में क्या संभावनाएं इस बैंक में बनती दिखाई पड़ती हैं, उसके बारे में भी आपके साथ में यहाँ पर डिटेल में बात करने की कोशिश करूंगा। शुरुआत वीडियो की हमेशा की तरह करूंगा उस डिस्क्लेमर के साथ में, जो ये आपसे कहता है कि ये वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। आपको स्टॉक को खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना ये मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो आपके लिए फ्रेंडली बेसिस का लर्निंग मॉड्यूल बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा इसको तूल देने की गलती भी आपको नहीं करनी है। अब बिना किसी देरी के अगर आपके साथ में बात करिए यस बैंक के बारे में, तो सबसे पहले स्टॉक के प्राइस एक्शन को देख लेते हैं। करंटली स्टॉक 16 रुपये 91 पैसे पे दिखाई पड़ रहा है। लास्ट वर्किंग डे पे स्टॉक के अंदर 7 पैसे की गिरावट देखने को मिली, जबकि पूरे वीक में देखा जाए तो स्टॉक 26 पैसे बढ़ता दिखाई पड़ा। परसेंटेज में 1.5% से ज़्यादा की तेजी हमको इस स्टॉक में हमको देखने को मिली है। हालांकि अगर मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन अगर आप ग्राफ पैटर्न को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये मार्केट का जो ग्राफ पैटर्न है उसको फॉलो करता है। तो ऐसा नहीं कि स्टॉक ग्राफ के हिसाब से मार्केट के अगेंस्ट जाने का प्रयास कर रहा है। थोड़ा सा अगर चीज़ों को देखने की कोशिश करें तो एग्जैक्टली 28 रुपये 55 पैसे का इसने हाई बना के दिखाए थे हम लोग को 52 वीक में, और 16 रुपये 13 पैसे के लो है, जिनके आसपास ही स्टॉक घूमता दिखाई पड़ रहा है। बट एग्जैक्टली अगर थोड़ा सा और पीछे चला जाए, लगभग 15 से 18 महीने पीछे जाएंगे, तो स्टॉक ने 32 रुपये के ऊपर के हाई हमको बना करके दिखाए थे, और वहां से स्टॉक के अंदर हमको उम्मीदें थी कि आने वाले समय में 40, 45, 50 के नंबर को क्रॉस करेगा। लेकिन स्टॉक की परफॉर्मेंस पूरी तरीके से पलट गई और स्टॉक कमजोर होता होता नीचे के लेवल पे आकर के खड़ा हो गया। अब आपके साथ में इस स्टॉक के इन गिरावट के कारणों को डिस्कस करूं या आने वाले भविष्य में इस स्टॉक में क्या हो सकता है उसकी चर्चा करूं, उसके पहले जो मैं कह रहा हूं उस चीज को ध्यान से समझिएगा। देखिए, यस बैंक के फंडामेंटल्स खराब है। क्यों खराब है इसकी चर्चा बाद में करेंगे। यस बैंक के फंडामेंटल्स खराब है, बिजनेस के अंदर काफी दिक्कतें देखने को मिल रही है। स्टॉक 1600 रुपए के हाई बनाने के बाद में फिर 400 रुपए पे आता दिखाई पड़ा, क्योंकि स्टॉक के अंदर स्प्लिट हुआ। उसके बाद में उन नंबर्स को भी स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाया, और 2020 में स्टॉक 150 रुपए के आसपास के प्राइस से गिर करके 5 रुपए की वैल्यू पे पहुंचता दिखाई पड़ा था, क्योंकि कुछ यहाँ पे ऐसे फ्रॉड देखने को मिले थे 2020 के फरवरी में। तो कुछ यहाँ पे ऐसी चीजें हुई जो अनएथिकल थी, जिनकी वजह से स्टॉक मार्केट से पूरी तरीके से बाहर हो जाता। लेकिन खैर उसके बाद में कुछ ना कुछ आरबीआई, कुछ और एसबीआई के द्वारा सपोर्ट मिलता दिखाई पड़ा, इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता दिखाई पड़ा, और स्टॉक को मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं रोका गया, और फिलहाल वहां से बिजनेस आगे बढ़ता दिखाई पड़ा। तो अब आपके साथ में इस चीज को समझना आवश्यक है कि खराब फंडामेंटल वाला स्टॉक है और एक रिकवरी पीरियड में खड़ा हुआ स्टॉक है। लगभग एक कंपनी जो मार्केट से पूरी तरीके से जा चुकी थी, उसको रोका गया, अब वो अपने बिजनेस को मार्केट के अंदर सस्टेन कर रही है। तो ऐसी कंपनी पहली बात तो आपके लिए पूरे तरीके से सारे रिस्क लेकर के आती है। तो आप जब भी यस बैंक के अंदर या ऐसे किसी भी स्टॉक के अंदर अपने पैसे को लगा रहे हैं, तो मोटे तौर पे ये समझ लीजिए कि इन स्टॉक्स के अंदर आपका लगाया गया पैसा आपको कहीं ना कहीं किस्मत आजमाने के लिए प्रेरित करता है। ये इनमें लगाया पैसा किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जाएगा। अगर आपने यस बैंक के अंदर 100 रुपए लगाए हैं, 1000 रुपए या 10,000 1 लाख रुपए लगाए हुए हैं, तो ये मान के चलिए कि आपका ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि आपने इन रुपयों के ऊपर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया है। ये लगाए हुए 100 रुपए आने वाले में समय में 1000 रुपए भी हो सकते हैं, और ये लगाए हुए 100 रुपए आने वाले समय में 10 रुपए के अंदर परिवर्तित भी हो सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ में ऐसे स्टॉक के अंदर पैसे नहीं लगाने हैं। ये स्टॉक के अंदर रिस्क और रिवॉर्ड मिलने के जो रेशियो हैं उनको समझ लीजिए, उसके बाद में इस स्टॉक के ऊपर इसमें पैसा लगाना है नहीं लगाना है उसके बारे में सोचिएगा। अब इसको समझने के बाद में अगर यस बैंक को इंडिविजुअली समझने का प्रयास किया जाए, तो देखिए 2020 में जो भी हुआ वो हुआ। उसके बाद में कंपनी को जिस मैनेजमेंट के द्वारा ऑपरेट किया गया, वो भी कंपनी का मैनेजमेंट काफी ज्यादा शानदार रहा। कंपनी का प्रदर्शन 5 रुपए से लेकर के हम लोग को 32-33 रुपए तक जाता दिखाई पड़ा। इसके पीछे कई सारे कारण थे, क्योंकि कंपनी ने एक साथ रिकॉर्ड लेवल में 50 लाख से ज्यादा कस्टमर्स जोड़े, जिसके बेसिस पे इस कंपनी ने एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक जैसी जो नंबर 1 कंपनी बैंक हैं देश के अंदर प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र की, उन सबको पीछे छोड़ दिया। कंपनी यूपीआई पेमेंट्स में आज भी देश की नंबर 1 बैंक के रूप में देखी जाती है। इसके अलावा देखा जाए तो
तो इस बैंक के द्वारा मार्केट के अंदर कस्टमर भी जोड़े गए, अपने बिजनेसेस को भी जोड़ा गया। साथ ही साथ कंपनी ने अपनी डेट को 16% से गिरा करके आधे प्रतिशत तक लेकर के आया, यानी कि जो एनपीए रेट था वो कंपनी का बेहद कम होता दिखाई पड़ा। और इस प्रकार का जो शानदार प्रदर्शन इस बैंक के द्वारा दिखाया गया वो पूरी तरीके से कंपनी के एक मैनेजमेंट के द्वारा दिखाया गया। अब इस बैंक के अंदर एसबीआई की भी अपनी होल्डिंग थी, जिसकी जो लिमिट थी वो 2023 में एंड हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं एसबीआई के द्वारा इस बैंक के अंदर कुछ आकर्षण देखा गया, कहीं ना कहीं इसमें प्राइस के अंदर कुछ बढ़ोतरी के चांस देखे गए। तो एसबीआई ने अपनी होल्डिंग जो लॉकिंग पीरियड था उसके बाद में भी एग्जिट नहीं करी, बल्कि मोटे तौर पर इस बैंक के अंदर जो भी अन्य बैंक्स या रिटेलर्स भी जो यहाँ पे एंटर थे 2023 में, जब सबको मौका मिला था यहाँ से एग्जिट करने का, किसी ने भी इस बैंक के अंदर से अपने आप को एग्जिट नहीं कराया। तो ये उस समय बैंक की स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई पड़ी थी। उसके बाद कंपनी के बैंक का प्रदर्शन या कंपनी का प्रदर्शन, जो भी शब्द आपकी समझ में आए, उनके आधार पे प्रदर्शन करती दिखाई पड़ी। फिर अपने छोटे कॉर्पोरेट लोन्स को भी लेकर के आई 2024 के अंदर, ताकि अपने जो एनपीएस हैं उनका खतरा कम बनता दिखाई पड़े, क्योंकि इसी पैटर्न के ऊपर हमको एचडीएफसी बैंक भी काम करती दिखाई पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी संभावनाएं 2024 में बनती दिखाई पड़ी कि कंपनी को या फिर इस बैंक को आने वाले समय में मैनेजमेंट के द्वारा ऑपरेट ना करके प्रमोटर्स के द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है, जिसमें कुछ बड़ी बैंक्स के नाम आते दिखाई पड़े, जिनमें कुछ जापानीज बैंक भी थी, कुछ अरब कंट्रीज की बैंक्स भी थी, जिनके नाम यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़े। अब वो डील्स फाइनल नहीं हो पाई, कहीं ना कहीं कुछ आरबीआई के जो रूल्स रेगुलेशंस थे, कुछ नॉर्म्स थे, वो ये बैंक्स फॉलो करने को तैयार नहीं थे, जिनकी वजह से वो फिलहाल जो डील थी वो लगभग कैंसिल है। कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है कि वो डील कैंसिल हुई, लेकिन हाँ, कोई ऐसा भी डेटा नहीं है कि उस डील के ऊपर अभी भी चर्चाएं होती दिखाई पड़ रही हैं। फिर कुछ इंडियन बैंक्स के बारे में चर्चा हुई, कोटक बैंक के बारे में, कोटक महिंद्रा के बारे में चर्चा हुई कि वो इस बैंक के अंदर अपनी होल्डिंग बना सकती है, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। एसबीआई, जिसकी होल्डिंग फिलहाल इस बैंक के अंदर लगभग 26% के आसपास की देखने को मिलती है, वो भी अपनी होल्डिंग को यहां से एग्जिट करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अभी वहां पे एग्जिट भी होती हुई नहीं दिखाई पड़ी। जिसके पीछे मोटे तौर पर देखा जाए तो कुछ सारे बड़े कारण निकल के आए, जिनमें बाजार की गिरावट, लगातार एफआईआई की जो सेलिंग थी, ये सब भी वो पैटर्न बनते हुए दिखाई पड़े। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 2020 से लेकर के 2023 के एंड तक इस बैंक के अंदर काफी ज्यादा चीजें हमको फंक्शन करती दिखाई पड़ी। हाँ, अगर बैंक के रिजल्ट्स के बारे में बात करी जाए तो बैंक के रिजल्ट्स भी हम लोग को इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़े हैं, प्रॉफिट भी इंप्रूव हुए, कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर जो रेवेन्यूज हुए वो भी बढ़ते हुए दिखाई पड़े। तो कंपनी का प्रदर्शन जो है वो हम लोग को लगातार कहीं ना कहीं इस लेवल पे, या मैं कह सकता हूं कि इस छोटे प्राइजेशन के आधार पर काफी ज्यादा इंप्रेसिव होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन कोई बड़ा फंडामेंटल चेंज किसी प्रकार के, कोई मैं कह सकता हूं कि मैनेजमेंट के अंदर कोई चेंज होते दिखाई पड़े, या बैंक के अंदर कोई ऑफिशियल चेंजेस होते दिखाई पड़े, वो चेंजेस नहीं होते दिखाई पड़े। लगातार ये बैंक चर्चाओं में आता दिखाई पड़ा, लगातार ये डिस्कशंस हुए कि कुछ ना कुछ होने वाला है, लेकिन उनके बाद में इनमें से कोई भी चीज इंप्लीमेंट नहीं हुई। अब वो किसी भी वजह से हुई हो, चाहे वो बाजार के अंदर एफआईआई की लगातार बिकवाली की वजह से ना हुई हो, चाहे जो ट्रंप के जो टैरिफ रूल है उनका जो प्रेशर बनता दिखाई पड़ा है उसकी वजह से ना होती दिखाई पड़ी हो, या फिर जो आरबीआई की गाइडलाइंस जिनको ये फॉरेन बैंक्स मानने को तैयार नहीं थी उनकी वजह से ना होती दिखाई पड़े। बट एग्जैक्टली जितनी मोटी मोटी बड़ी बड़ी खबरें इस बैंक के साथ में आती दिखाई पड़ी, उनमें से कोई भी यहां पे इंप्लीमेंट होती हुई नहीं दिखाई पड़ी, और कुछ ना होना इस बैंक के लिए इस समय सबसे ज्यादा खराब चीज होती हुई दिखाई पड़ी है। तो अगर देखा जाए तो प्रदर्शन के आधार पर इस बैंक का प्रदर्शन उतना बुरा नहीं है। ऐसा प्रदर्शन का बैंक ने नहीं किया पिछले एक साल के अंदर की 28 रुपए से लेकर के 14 रुपए, या 33 रुपए से लेकर के 16 रुपए के 17 रुपए के लेवल पे गिरते दिखाई पड़े। लेकिन उसके बावजूद भी ये चीजें हम लोग को मार्केट में इस बैंक के अंदर होती हुई नजर आई, और इसके पीछे का रीजन अगर हम देखने की कोशिश करें तो वो यही है कि बैंक के अंदर खबरें बहुत बड़ी आई, बहुत मोटी हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती दिखाई पड़ी, जिनकी वजह से यहाँ पे बायर्स की संख्या बढ़ती दिखाई पड़ी। अब छोटा स्टॉक है, जाहिर सी बात है, अगर मुझे लगता है कि इस बैंक के अंदर कोई फॉरेन इन्वेस्टर आ जाएगा तो मेरी पॉकेट में जितना भी पैसा होगा मैं शायद कोशिश करूंगा कि सारा नहीं तो कम से कम उसका आधा पौना पैसा तो मैं इस बैंक में लगा ही दूं। और पैसा लगाने के बाद में जब यहाँ पे कोई चीज आएगी नहीं, कोई खबर बढ़ेगी नहीं, या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ से हट जाएंगे, जापानीज बैंक यहाँ पे अपना पैसा लगाने से मना कर देगी या उसको उदासीनता दिखाएगी, तो मैं यहाँ से एग्जिट भी उतनी ही तेजी से कर जाऊंगा। ये एक मोटा रीजन बनता दिखाई पड़ रहा है कि यस बैंक के अंदर बड़ी खबरें आती दिखाई पड़ी, लेकिन फिलहाल में तो ना खबरें आ रही हैं और ना ही किसी प्रकार के कोई फंडामेंटल यहाँ पे अपग्रेड्स होते दिखाई पड़ रहे हैं, या कोई भी चेंजेस होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो किसी भी ऐसे रिस्की स्टॉक के अंदर जब कोई खबरें नहीं बनती हैं, जब किसी प्रकार के कोई पॉजिटिव इंप्रूवमेंट्स होते नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो उनके प्राइस के अंदर गिरावट दिखना लाजमी है, और वही चीजें हम लोग को यस बैंक के अंदर भी देखने को
को मिल रही है। अब इस बैंक का भविष्य क्या होगा, देखिए इसको कोई गारंटी से नहीं कह सकता, क्योंकि वो तो हम लोग किसी ब्लू चिप कंपनी के बारे में भी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, जो स्थितियां अभी देखने को मिल रही हैं वो यही कहती हैं कि वही रिस्क लेने वाली बात है कि जो लोग रिस्क ले सकते हैं वो ऐसे स्टॉक्स के अंदर अपना पैसा लगाएं। लेकिन ये भी समझ करके कि अगर आने वाले समय में कोई फॉरेन बैंक वापस से आ जाती है, कोई फॉरेन इन्वेस्टर के रूप में यहाँ पे बैंक आती दिखाई पड़ती है जो आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करता है, या आरबीआई अब कुछ फ्लेक्सिबल होकर के कहीं ना कहीं कुछ प्रमोटर्स को एंट्री करने का मौका देता है, और कोई भी फॉरेन अगर इन्वेस्टर इस बैंक के अंदर एज प्रमोटर एंटर कर जाता है तो इस बैंक की किस्मत बदल सकती है। बैंक अपने जो एनपीएस है उनसे फिलहाल बहुत ज्यादा कंसर्न को लेकर के नहीं जूझ रही है, लेकिन जो भी यहाँ पे इंडियन यहाँ पे बैंक जिनका अपना इन्वेस्टमेंट इस बैंक में है वो निकलते हैं यहाँ से, या फिर किसी प्रकार की एंट्री करने के या कुछ और अपनी होल्डिंग को बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, अगर कोई पॉजिटिव एक्शन होता है तो यहाँ पे बैंक का प्रदर्शन बढ़ सकता है। अन्यथा बैंक जिस रफ्तार से अपने प्रदर्शन को अभी मेंटेन करती दिखाई पड़ रही है, अगर इसी पैटर्न पे भी बैंक काम करती दिखाई पड़ती है, किसी प्रकार की कोई बड़ी दिक्कतें नहीं आती हैं, अपने एनपीएस को जीरो करने का प्रयास करती है, कम करने का और भी कम करने का प्रयास करती दिखाई पड़ती है, साथ ही साथ कुछ और भी ज्यादा बिजनेस के एक्सपेंशन के ऊपर ध्यान देती दिखाई पड़ती है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में धीमे धीमे करके इस बैंक के अंदर बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन वहीं अगर प्रमोटर्स आ जाते हैं तो इस बैंक के अंदर कुछ बड़े डेवलपमेंट्स भी हो सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इन चीजों को लेकर के ज्यादा मैं कह सकता हूं चांस लेने को तैयार हूं, ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, कोई फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आता है, बैंक अपने प्रदर्शन को मेंटेन नहीं कर पाती है, या 1 2 3 क्वार्टर के रिजल्ट अगर कंपनी के बैंक के गिर जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि डिक्लाइन भी उतना ही बड़ा इस स्टॉक के अंदर हमको देखने को मिल सकता है। तो ये वो चीजें हैं जो लगभग मैं कह सकता हूं कि आपको स्थितियों का पूरा सा ज्ञान होना चाहिए, जो मैंने आपके साथ में यहां पर डिस्कस करने का प्रयास किया। फंडामेंटल्स को इसलिए यहां पर चर्चा में नहीं लाया क्योंकि वो वैसे ही ऑलरेडी काफी खराब है। तो इन बेसिस पे अगर ऐसे स्टॉक के अंदर आप किस्मत आजमाना चाहें तो उस लिहाज से इस स्टॉक को स्टडी कीजिए। आपको लगता है कि ऐसे स्टॉक के अंदर अपना समय नहीं बर्बाद करना है तो फिर जाहिर सी बात है कि पैसा मत लगाइए, लेकिन ऐसे स्टॉक आपके रिसर्च में जरूर शामिल होने चाहिए, क्योंकि ये एक बैंक नहीं है जो मार्केट में आपको देखने को मिल रही है, या फिर एक स्टॉक नहीं है जो आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। ऐसे तमाम स्टॉक्स आपकी आंखों के सामने रोज कहीं ना कहीं आते दिखाई पड़ेंगे। जब भी आप अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे तो आपके रिसर्च मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक्स के ऊपर जरूर मजबूत होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में आपका कहीं ना कहीं मार्केट का जो एक्सपीरियंस है वो आपके भविष्य में आपके निवेश के ऊपर काम करता हुआ दिखाई पड़ पाए। इन बेसिस पे मैं इस वीडियो को फिलहाल पे यहाँ पे एंड करना चाहूंगा। कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव ओपिनियन इस बैंक के बारे में नहीं रखूंगा, क्योंकि पूरी तरीके से यहाँ पे किस्मत का खेल अभी चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस वीडियो को एंड करूंगा और आपके साथ में जल्दी मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में किसी अन्य स्टॉक की चर्चा करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।